नमस्ते। आप सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। आज इस हिंदी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हम लोग एक संगोष्ठी जो है वो वैश्विक हिंदी संस्थान की ओर से आयोजित कर रहे हैं, जिसके संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी। और आज ओम प्रकाश गुप्ता जी किसी कार्यक्रम में अति व्यस्त हैं, इसलिए और वैसे भी हमेशा उनके अनुज श्याम प्रकाश जी सहयोग देते रहते हैं, और आज भी वो उनके सहयोग के लिए हम लोगों के उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अपने संपादक मंडल का स्वागत करती हूँ, और साथ में जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सबको हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार हिंदी उत्तरोत्तर विकास और लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ रही है और हिंदी का परचम विश्व पटल पर फहरा रहा है, वह दिन दूर नहीं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली यह प्रथम भाषा बन जाएगी। भारत में हिंदी 11 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख राजभाषा है। 41% लोग इसे बोलते हैं और 54% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को समझते हैं। यद्यपि प्राय ये कहा जाता है कि हिंदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है, तो यह एक अवसर होता है हिंदी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करने का, सोए हुओं को जगाने का, और वर्ष में एक बार फिर से ये प्रण लेने का कि हिंदी को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदी की अनेक विधाओं से समृद्ध है, जिसमें लघु कथा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधा है। प्राय ये भ्रम होता है कि छोटी कहानी लघु कथा है, पर सच तो ये है कि इसका कलेवर सर्वथा भिन्न होता है। इसकी विशेषता है संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। इसके विवरण के स्थान पर संकेत और व्यंजना को स्थान दिया जाता है। यद्यपि लघु कथा के लेखन पर चर्चा तो एक लंबा विषय है, परंतु सुखद है कि हिंदी दिवस के मात्र एक सप्ताह पूर्व 8 सितंबर को वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन द्वारा प्रकाशित एक लघु कथा संग्रह वैश्विक लघु कथा पीयूष का लोकार्पण ऑनलाइन किया गया था, और जिसका संपादन संस्था के संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने किया था। सह संपादन आज मंच पे उपस्थित हमारे संपादक मंडल ने किया था। प्रबंध संपादक शिव प्रकाश अग्रवाल जी रहे, और इन 13 संपादकों के अतिरिक्त एक अनुकृति संपादक हैं मधु गोयल जी। इस लघु कथा संग्रह में 9 देशों के 112 लेखकों की 201 लघु कथाएं हैं। इस संग्रह के मुख्य संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी विदेश में रहकर भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी धरती से स्नेह की सुदृढ़ डोर से बंधे हुए हैं। वो सतत रामचरित मंथन और वैश्विक हिंदी संस्थान के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और विकास के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने अनेक संग्रहों का संपादन और प्रकाशन किया है। रामायण और गीता के शब्दों का शब्दकोश बना रहे हैं। उन्होंने 1008 दोहों में संक्षिप्त रामायण का संकलन भी किया है। यही नहीं, वो पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। विश्व के हिंदी लेखकों को जोड़ रहे हैं, उनको मंच प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं की परिकल्पना में रंग भरा है हमारे सह संपादकों ने, और आज हम उन सब सह संपादकों के संपादन के अनुभव सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे और उनसे कुछ लघु कथाएं सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से श्री हरिहर झा जी को। हरिहर झा जी भारत में बार्क में तथा मेलबोर्न में ब्यूरो ऑफ मेटीरियोलॉजी में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया है। उन्होंने आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और गर्भनाल तथा अन्य पत्रिकाओं में आलेख, व्यंग और कविताएं आपकी प्रकाशित होती रही। ऐसे विद्वान का हमारे साथ जुड़ना हमारा सौभाग्य है,
और मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप लघु कथा के विषय में, संपादन के विषय में और अपनी लघु कथा के विषय में जो भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अलका जी परिचय के लिए। तो अभी का विषय है कि संपादन के से जो क्या सीखा। अब मैं क्या बताऊं। मैंने बहुत कुछ सीखा कि लघु कथा कैसे होनी चाहिए। पहले मेरा कुछ आइडिया था, लेकिन संपादन के बाद पता चला कि वो कैसे होनी चाहिए, कोई भी लघु कथा कब शक्तिशाली हो जाती है और उसमें क्या कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ये बताऊं उसके पहले मैं एक चीज बताऊं कि ओम जी ने एक बहुत ही अच्छी बात करी कि डबल ब्लाइंड मेथड अपनाया। यानी डबल ब्लाइंड मतलब कि जांचने वाले को पता नहीं है कि हम किसकी किसकी कहानी को हम जांच रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि कभी कभी किसी बड़े नाम के जो उसके इंप्रेशन में आ जाते हैं और मामूली कथा को भी जो है वो बहुत अच्छा कर देते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो डबल ब्लाइंड मेथड का हमें ये फायदा मिला कि ठीक है, मैं किसी संपादक के भी अनजाने में रिजेक्ट कर सकता हूं, या कोई संपादक मेरी भी रिजेक्ट कर सकता है। इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि संपादक को पता ही नहीं है कि कहानी किसने लिखी है। तो मैं इसके लिए बहुत मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डबल ब्लाइंड मेथड यूज किया। अब मैं पुनः इस बात पर आता हूं कि कहानी कैसे कब शक्तिशाली हो जाती है, कहानी में क्या कुछ नहीं होना चाहिए, और इस तो ये कैसे। तो मैंने क्या किया है कि कुछ कहानियों के लिए मैंने एक एक वाक्य चुन लिया कि ये कहानी में अच्छाई या बुराई इस प्रकार की है। तो मैं केवल उस वाक्य को ही पढ़ूंगा तो उसमें मुझे पता चलता है कि कहानी कैसी होनी चाहिए। एक उदाहरण, कहानी अच्छी है पर स्वास्थ्य की सलाह के संबंध में कुछ गलत मैसेज दे देती है। तो क्लियर हो गया कि लघु कथा में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। दूसरी कहानी, हमारा दृढ़ विश्वास है, ये लिखने के बदले बिल्कुल मैसेज सांकेतिक हो या फिर एग्जाम्पल के द्वारा हो, सिर्फ ये लिख देने से कहानी पावरफुल नहीं बनती है। तीसरा, इस वातावरण में अंग्रेजी के अधिक शब्द क्षम्य। ठीक है, कोई एक दो अंग्रेजी के शब्द भी आ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ वातावरण ही ऐसे होते हैं, तो ये क्षम्य है। किसी कहानी में उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अब हर कहानी में एक उद्देश्य तो होना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं वो, और वो स्पष्ट हो जाना चाहिए, भले लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन पाठक को स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे किसी कहानी का ये भी उद्देश्य हो सकता है कि हमें एक चरित्र को बताना है, कोई कथानक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य अगर दिमाग में फिक्स हो तो पूरी कहानी उसके चारों तरफ होनी चाहिए। एक में मैसेज लाउड है, अब बहुत जैसे लेक्चर दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। कथानक से गुथा हुआ नहीं है, तो ये भी कि कथानक से बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए, कथानक से गुथा हुआ नहीं, और सांकेतिक बिल्कुल नहीं है। एक अन्य लघु कथा के लिए, पाखंड और अहम को उगाड़ती हुई जबरदस्त कहानी खूबी है। एक जगह लिखा है कि बहुत ज्यादा सरल, कथा का सही ढंग से विकास नहीं किया गया। एक दूसरी कथा के लिए, बिंदु में न रखकर अच्छे रूप में लघु कथा लिखी जा सकती थी। तो केवल कहानी को डॉट्स में, ये कोई आर्टिकल या किसी ऐसे का सारांश नहीं है कि जस्ट डॉट्स में लिख दिया। जरा का, पीछे। जी। हम्म। तो कहानी को कहानी के रूप में होना चाहिए। एक कहानी के भी, एक कहानी में कारण बहुत महत्वपूर्ण है और यह कथा ए हो सकती थी, यानी कि कुछ कमियां रह गई उसमें। एक कथा के लिए लिखा है कि काव्यात्मक कथ्य की लघु कथा। अब ये भी है कि उसकी अपनी स्पेशलिटी है कि पूरी कथा, लघु कथा पढ़ते समय लगता है कि जैसे हम कविता पढ़ रहे हो, लेकिन वो है लघु कथा। तो ये लघु कथा की खूबी है। एक दूसरी लघु कथा में
शब्द होना चाहिए था कि कट्टर दृष्टिकोण से दूर, ये शब्द होना चाहिए था। तो उसमें जो है वो किसी धर्म का स्पेसिफिक नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, कुछ भी धर्म हो, तो स्पेसिफिक नाम न होने के कारण हमारा अटैक जो है वो कट्टरता के लिए है, तो बिल्कुल वही होना चाहिए। किसी और लघु कथा में एक सूत्रता का अभाव, वर्तनी की अशुद्धियां वगैरह, ये है। दूसरा, अगर किसी कहानी में कोई हल्का फुल्का हास्य है, ऐसी भी लघु कथा हो सकती है, तो फिर उसका शीर्षक एकदम फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक चीज है कि कहानी में वैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ मैसेज देते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो बात में कोई साइंटिफिक है या नहीं है। कोई अनसाइंटिफिक बात जो है वो लघु कथा के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। एक गलती मैंने ये भी कर दी कि मुझे एक स्पेल चेकर मिल गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहानियां ली, स्पेल चेकर से देखा, स्पेल चेकर से सब कुछ, जो कुछ गलतियां थी ठीक की, कॉपी एंड पेस्ट किया। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेस्ट किया। मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया, भेज दिया। मैंने कहा कि वाह, तो काम बड़ा सरल हो गया। और स्पेल चेकर ने क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट करते समय जो ओरिजिनल था वो वही लिख लिख मारा। तो ये गलती हो गई। तो इस बार मैंने हमेशा लेसन लिया कि स्पेल चेकर यूज करने में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहीं पर करेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर स्पेल चेकर से करेक्ट कर दिया और संपादक को जो है वो बिल्कुल वही ओरिजिनल गलतियों वाला मिला, तो उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। म्यूट है। बहुत अच्छा आपने, और बहुत एक एक बिंदु को लेके बहुत ही क्रमवार जिस तरह से आपने बताया है कि हम लोगों को संपादन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम सब संपादकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आशा है कि हम लोगों ने सभी ने इन बिंदुओं को ध्यान से सुना होगा और सीखेंगे। और आगे हम लोग जब भी संपादन करेंगे तो हरिहर झा जी की ये जो सलाह थी, ये जो आपने हमें हम लोगों को बिंदु बताए, ये हम सब ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके इस वक्तव्य ने इस चर्चा को सार्थक बनाया, सफल बनाया। आपका हम बहुत बहुत फिर से आभार करते हैं हरिहर झा जी। और अब मैं आगे बढ़ती धन्यवाद हूँ अलका और जी। आमंत्रित करती हूँ रेखा भाटिया जी को। रेखा भाटिया जी जो है वो कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से हैं। और वो पेशे से अध्यापक हैं, चित्रकार हैं और कथक की नर्तकी हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की संपादक हमारे बीच हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इनकी कविताएं, आलेख, समीक्षाएं, यात्रा संस्मरण, लघु कथाएं, कहानियां देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। आपने अनेक काव्य संग्रह, साझा काव्य संग्रह और शोध कार्य की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं आपकी। और लेखन और सामाजिक कार्यों के लिए आपको कई बार सम्मान मिल चुका है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेखा जी। और आप अभी हम लोगों ने हरिहर झा जी से उनके विचार जाने, और अब मैं रेखा भाटिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर स्वागत के लिए और इतने सुंदर संचालन के लिए। और हरिहर झा जी सीनियर हैं तो उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। और वैश्विक लघु कथा पीयूष मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जो गुणीजन हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। और जहाँ तक मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी तो वो दो भागों में है। एक हिंदी दिवस को लेके है और एक मेरे संपादन को लेके है। और मैं कोशिश करूंगी इसे जल्द से जल्द मैं समय की सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खत्म करूं। तो हिंदी दिवस के आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस शुभ दिन हम लघु कथाओं के महाकुंभ के आयोजन से बहुत अभिभूत हुए हैं। और सादर ओम प्रकाश गुप्ता जी के हृदय से धन्यवाद है। और कहना चाहूंगी कि जिनकी दूरदर्शिता, लक्ष्य को साधने की अदम्य क्षमता, कौशल, लगन
और अथक मेहनत से किए गए सिद्ध कार्यों का परिणाम है वैश्विक लघु कथा पीयूष, जिसके प्रकाशन से लघु कथा के इस काव्य में आप सभी सम्मानित गुणीजनों का अभूतपूर्व योगदान रहा। पूरी टीम को अनंत बधाई। और इसके साथ ही आज के दिन जो संपादकीय चर्चा, जिसके लिए हम अपने संपादन के जो हमारे अनुभव हैं उनको साझा कर रहे हैं, तो अनुभव जो है वो जीवन का मेला है। मैं मानती हूँ कि जीवन ही अनुभवों का मेला है और एक अमूल्य धरोहर है। तो जीवन मात्र में अनुभवों के जो मेला है, संपादन का अनुभव साझा करने से पहले जीवन का एक मैं अनुभव बताना चाहूंगी। जब जब हम भारत में जाते हैं तो अपनों के बीच जब अब जाते हैं, और मुझे माफ करना लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है, जिसे यथार्थ है, जिसे मैं आज इस साहित्य के धरा पर रखना चाहती हूँ, कि हमें कुछ परायेपन का एहसास होता है। बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया बहुत बदला बदला नजर आता है। अपनी ही मिट्टी, अपनी ही जमीन पर अपना ही भारत इंडिया के लोगों द्वारा बहुत पराया कर दिया गया है। हम एक विदेशी भाषा के प्रति एक हमारा मोह है और उसको हम अपना रहे हैं, लेकिन उस मोह के चलते हम कहीं ना कहीं दूसरी भाषा का जिस मोह को और अपनी भाषा में बात करने को, जिसे हम बोझिल और बोरिंग समझते हैं या पिछड़ा हुआ समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि बर्तन लेने की एक दुकान पे भी जब बर्तन लेने जाते हैं तो वहां का सेल्स पर्सन पूरी कोशिश करता है कि आपको हर बात इंग्लिश में समझाए, टूटी फूटी इंग्लिश उसकी जैसी भी, और घर वाले भी जो साथ में थे सब इंग्लिश में जवाब दे रहे थे। मैं वहां जब हिंदी में बात कर रही थी तो मैंने कहा, हम हमारी भाषा से दूर क्यों जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से हिंदी बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि मुझे सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस नहीं, जब विदेशी धरती पे ओम प्रकाश जी जैसे लोग इतनी कोशिश करते हैं और पूरे काव्य के काव्य आते हैं और हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अपने ही देश में हम अपनी भाषा को बोलने से क्यों शर्माते हैं। तो हमारे लिए हर दिन हिंदी दिवस है। हर दिन एक हमारे भीतर हृदय में भारतीयता है, तो उसको मैं प्रणाम करती हूँ। और एक जो कोशिश ओम प्रकाश जी की कि इस मशाल को जलाते रहें, और उनकी कोशिश का परिणाम है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और जैसे जैसे कहानियां आती गई और संपादन के लिए पहले मुझे पूछा गया, तो पहले तो मेरा दिल बल्ले बल्ले उछल गया कि मुझे अपनी रचनाशीलता और सृजन पे, कि अरे मेरा लेखन इतना अच्छा है, उन्होंने मुझे संपादन के लिए आमंत्रित किया है। और उस वक्त तो कुछ अनुभव ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे जो परिचर्चाएं हुई लघु कथा की, और जाना कि लघु कथा क्या होती हैं और उनका क्या विषय होना चाहिए, कैसे भाषा शिल्प होनी चाहिए, कैसे सृजनशीलता होनी चाहिए, और संपादन के लिए क्या जरूरी है, तो हरिहर झा जी ने उसके ऊपर सारा प्रकाश डाल दिया। और उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब मैं एक एक लघु कथा आने लगी और पढ़ने लगी, तब मुझे समझ में आया कि यह एक संपादन नहीं है, यह एक अपना ही विकास है। और इतनी सुंदर लघु कथाएं, इतनी सुदृढ़ और इतनी सुदृढ़ थी, और तब लगता था कि जिसे आप पढ़ते हैं तब आप अचंभित होते हैं, आप विस्मित होते हैं, और आपको समझ में आता है कि सृजनशीलता और विषय जो है कितने अनोखे हैं, अद्भुत है। कुछ कुछ लघु कथाएं जिनमें पहले तो हमें कहा गया कि आप ग्रेडिंग करिए ABCD। कुछ लघु कथाओं ने इतना प्रभावित किया कि जिसमें मुझे A+ देना पड़ा। भाषा शिल्प बहुत सुंदर था। और कुछ कुछ लघु कथाएं जिनमें कुछ मात्राओं की गलती होती है, या कुछ वहां पर अंग्रेजी के अधिक शब्द होते हैं, तो धीरे धीरे मैंने अपने नोट्स लिखने शुरू किए। और मैंने कहा, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर जरूरी समझती हूँ, क्योंकि संपादन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कुछ जो है अंग्रेजी के शब्द हैं, तो बहुत अच्छी लघु कथा है, मैं इसे B+ दूंगी, क्या इससे यहाँ पे शब्दों को हिंदी में और जोड़ा जा सकता है, और इसका विषय इतना अच्छा है। और धीरे धीरे करके जब बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान खींचती हैं, कि उसमें विविधता, भाषा शिल्प, कथोत्तर, अनोखे विषय और सृजन देखकर, पढ़कर जब आप दंग हो जाते हैं,
लघु कथा की विविधता इतनी विशाल है कि जो अंतरिक्ष के समान या एक समुंदर के समान, तो उसकी जब आप धीरे धीरे शक्ति से परिचित होते हैं कि एक पूरा सागर जो है वो गागर में भरना है, और जीवन की भाग दौड़ और व्यस्तता के बीच में जब वो लघु कथाएं आ रही थी तो ऐसा लगता था कि आप बैठे हैं कुछ क्षण विश्राम करते एक ठंडे पेड़ की छांव में, एक ठंडी हवा के झोंके में। और कई लघु कथाएं इतनी अधिक प्रेरणादायक थी कि आप खुद प्रेरित होते हैं कि इस तरह आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, इस तरह का सृजन आपने क्यों नहीं किया। इस तरह का उनके विषयों को बहुत विस्मित कर रही थी मुझे, खास करके कि एक विषय जो सरल लगता है लेकिन उसको जब आप जैसे लिखते हैं, या किसी उसमें किसान का दर्द था, किसी मजदूर का दर्द था, या किसी छात्र का, या किसी टीचर का, या बुजुर्गों का, तो उनकी विविधता बहुत अधिक प्रभावित कर रही थी। और कुछ कुछ तो लघु कथाएं जहां पर थे कि मुझे माफ करे, इसको मैं डी दे रही हूँ, वहां पर काफी बहुत दुख भी होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इस बात को संभाला, अपने आप को संभाला, अपनी भावुकता को संभाला, और मैंने सोचा कि संपादन जो एक जिम्मेदारी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। तो ओम प्रकाश जी से मैं हमेशा उन्हें लिख के भेजती थी नोट्स, और उनसे फिर आता था कि इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, कुछ कुछ अपने सुझाव देते थे। और धीरे धीरे वो आत्मविश्वास और विश्वास जगा, और इस तरह से संपादन की जो एक यात्रा थी वो बहुत ही सुखद रही। और बीच में कुछ ऐसा भी हो गया कि मेरी आंखों में स्टाई जो था क्रोनिकल हो गया, और मैं 2 महीने देख नहीं पा रही थी। तो जो मैं संपादन का कार्य जल्दी जल्दी कर रही थी और फिर कुछ धीमा हो गया, और अंत में मैंने ओम जी को बताया कि मेरी आंख का, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता ना करें, बस पहले अपना ध्यान रखें। तो वो उनकी जो एक प्रेरणा और बोला आप देखिए आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में लगता था कि भगवान परमात्मा, वो दर्द महसूस हो रहा था कि जिनकी आंखों की दृष्टि नहीं है वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को व्यक्त न कर पाए, तो कितनी तकलीफ होती है। तो जैसे जैसे मुझे दिखने लगा, मैं जल्दी जल्दी फिर कहानियां पढ़ के उनका संपादन करने लगी और भगवान को शुक्रिया अदा किया। और इस तरह से मेरा कुल मिला के जो पूरा ही अनुभव था वो एक स्वर्णिम अनुभव रहा, सुखद अनुभव रहा मेरे जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने रेखा जी। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही और वो आपका अपना निजी अनुभव था, वो सच में हम सब के लिए बहुत दुखद भी है कि हम लोग हिंदी बोलने में लज्जा का अनुभव करते हैं, और हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग कहीं कम हैं। तो ये हमको हिंदी के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए, हिंदी के लिए हमें हमारे मन में गौरव होना चाहिए। और ओम प्रकाश जी, आप लोग जब बाहर बैठ के हिंदी की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको अंग्रेजी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में आप जानिए, अन्य किसी भी भाषा को आप एक अतिरिक्त भाषा, अतिरिक्त योग्यता के रूप में जानिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी के प्रति लज्जा या हीन भावना रख के अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं या कोई और भाषा बोलते हैं, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, इससे हमको उबरना चाहिए। और भाषाएं इतनी सुंदर है अपने आप को व्यक्त और करने के अपनी लिए। मातृभाषा से अच्छी कोई भाषा किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। ये हम लोगों को, और ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो अब निश्चय ही किसी दिन रंग लाएगा, और हिंदी उत्तरोत्तर विकास कर रही है। और हमें आशा है कि धीरे धीरे जो कुछ लोगों के मन में हीन भावना, हालांकि हम अब ये देखिए तो हिंदी काफी लोकप्रिय हुई है, और अब लोग हिंदी बोलने में उतना झिझकते नहीं है जैसा कि पहले होता था। तो ये एक सुखद बदलाव हो रहा है, लेकिन ये बदलाव भी धीरे धीरे होगा, और हम जैसे हिंदी से जुड़े हुए लोग जब इसमें प्रयास करेंगे तभी ये हो पाएगा। और आप सबका सहयोग है, आप लोग बाहर हिंदी को स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उषा जी को। धन्यवाद जी अलका जी। वैसे तो बेंगलोर भारत से हैं, लेकिन आजकल वो शायद ऑस्ट्रेलिया में हैं।
और पूर्व प्राध्यापक हिंदी की रही हैं वो, और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, स्वतंत्र लेखन और संपादन, शोध और निर्देशन, इन सब से आप जुड़ी रही हैं। 2 पुस्तकें और कई साझा संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपके काव्य संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की, उषा जी। और एक संपादक के रूप में आपका संभवतः ये प्रथम वैश्विक हिंदी संस्थान के साथ आप जुड़ी हैं, कि इसके पहले भी आप थी? जुड़ी हुई जी, काफी समय से जुड़ी हूँ, और जी संपादक के रूप में पहली बार जी जी, जुड़ी संपादक के हूँ। रूप में शायद ये आपका प्रथम अनुभव था। तो आपका जी ये अनुभव हम लोग अवश्य जानना चाहेंगे कि, और जी आप बताइए, जिससे हमारे संपादकों को भी कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, और जो हमारे श्रोता हैं, जो लेखक हैं, जो पाठक हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। स्वागत है जी आपका, रेखा जी। जी, धन्यवाद। आदरणीय अलका पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आ, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं विशेष रूप से आदरणीय ओम गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं संपादक मंडल का एक सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता करूं। और यह तो मेरे लिए सबसे पहले तो बहुत ही सुखद आश्चर्य था कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये कार्य कर पाऊंगी। वैसे तो विभागीय पत्रिकाओं और कुछ और भी पुस्तकों का संपादन मैंने किया है, लेकिन इस तरह से एक बड़े समूह का, और जहां देश विदेश के लेखक रचनाकार सम्मिलित हो रहे हैं और उनका संपादन करना, थोड़ा मुझे लग रहा था कि शायद मैं आदरणीय गुप्ता जी की अपेक्षाओं पे खरी उतर पाऊंगी या नहीं, लेकिन साथ ही उत्साह भी था। तो ये जो संपादन के जो अनुभव रहा, या ये जो जर्नी रही कुछ 5-6 महीने या कुछ ज्यादा समय की, उसमें बहुत कुछ बातें देखने में आई, सीखने में आई, समझने में आई। क्योंकि होता है ना कि जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो गलतियां कर लेते हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में हम गलती नहीं कर सकते। तो वही हाल हम सबका भी, शायद सभी संपादकों का भी ऐसी ही सोच रही होगी कि अभी हम संपादन कर रहे हैं तो हमारी ओर से कोई त्रुटि ना रह जाए या कोई गलती ना कर ले, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी रचना के साथ। वो सब बातें दिमाग में थी, इसलिए थोड़ा हमने सीरियसली इस बात को लेकर, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने संपादन किया। और मैं कुछ बातें, मुझे आदरणीय ओम गुप्ता जी जिन्होंने बहुत प्रभावित किया, उन्हें भी मैं इसके माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। क्योंकि क्या होता है कि संपादन तो मैंने जैसा बताया कि मैंने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ ओम गुप्ता जी के साथ मिलकर संपादन करना अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव ही मैं अपना कहूंगी। क्योंकि उनका जो तरीका है, मुझे, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं उनकी फैन हो गई हूँ कि इतना सीधा सरल और साथ ही निष्पक्षता को उन्होंने बनाए रखा। जी ने भी बताया कि डबल ब्लाइंड वाला, तो मतलब उसमें उन्होंने सभी रचनाओं को एक क्रमांक दिया, इतने सारे संपादकों के पास उन रचनाओं को भेजा, और फिर उन सब की रेटिंग लेकर के उसके आधार पर यह निर्णय लिया कि ये इस पुस्तक का हिस्सा बन सकती है नहीं। ये कोई एक आसान काम नहीं है। ये मतलब मेरे सोच के भी लगता है कि बहुत क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? किसी ने बोला नहीं सुन पा रहे हैं? आ रही है, जी आप बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, किसी तो चिरंतन जी ने लोगों को बोला। सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक, मतलब बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। तो मैं आदरणीय ओम गुप्ता जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहूंगी। क्योंकि और उन्होंने ऐसी एक तरीका अपनाया जो एक मतलब वैज्ञानिक तरीका कह सकती हूँ, या गणित का सवाल हल कर, मतलब फॉर्मूला डालो और वो हो जाए। मतलब उन्होंने क्रमांक दे दिया एक, तो कोई मतलब वो नहीं है कि उसके साथ एक तो निष्पक्षता बनी रहे, दूसरा उन्होंने ABCD की रैंकिंग दे दी जिससे के आधार पर निर्णय लिया जा सके कि अच्छी है, बहुत अच्छी है या नहीं। नहीं तो हर एक की एक एक प्रतिक्रिया को पढ़कर निर्णय लेना शायद मुश्किल होता, जबकि ABCD से क्लियर हो जाता है कि हाँ, A है तो बहुत अच्छी है, B है तो साधारण। मतलब ये एक तरीका मुझे बहुत पसंद आया। और काफी बातें आदरणीय हरिहर झा जी ने और रेखा भाटिया जी ने बताई है, तो मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगी।
पर मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का अवसर था, कि मैं इसके साथ जुड़कर मैंने जो कुछ सीखा है ये हमेशा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा और सदैव इसका मैं अ, बहुत अच्छी तरह उपयोग कर पाऊंगी। और ये मेरे आगे के जो भी मैं कार्य करूंगी इस संबंधित, वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अब जैसा कि जब जैसे जैसे आदरणीय ओम गुप्ता जी हमें 4 या 5 या जो भी लघु कथाएं भेजते थे, वो भी एक श्रम साध्य कार्य, एक हर एक संपादक को अलग से डाउनलोड करके और उनको भेजना, फिर उनसे रेटिंग लेना, फिर उनको मतलब ऐसा बहुत जो श्रम साध्य कार्य था उन्होंने कितना सिस्टमेटिक करके उनको, उन्होंने उसमें कितना श्रम किया, इसकी मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगी। तो पढ़ते समय जब लघु कथाएं हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे उन्होंने भेजी और उनको पढ़ना शुरू किया, तो कुछ लघु कथा ने हंसाया, कुछ ने रुलाया, कुछ ने विभिन्न बातें हमने उनके माध्यम से सीखी, विभिन्न विषयों पर विभिन्न भावों की, मतलब एक एक मजा भी आ रहा था उनको पढ़ के, उनको मतलब बहुत कुछ एक नई नई बातें हमारे सामने आई उभर करके। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। साथ ही जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि जो वर्तनी वाक्य विन्यास संबंधी और ऐसी जो गलतियां थी, उसने कभी कभी ये भी लगा कि ये कैसे इस तरह की लघु कथा वो मतलब अपनी रचना भेज सकते हैं जिसमें इतनी गलतियां हैं, वो जो वाक्य संबंधी हो, वर्तनी संबंधी हो, या जो बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो वह भी और कुछ लघु कथाएं तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, पता नहीं उन लेखकों ने कैसे हिम्मत की, वो कॉपी पेस्ट लग रही थी क्योंकि हम पढ़ चुके थे पहले। तो मुझे ये भी लगा कि उन्होंने कैसे हिम्मत की कि कहीं पड़ी हुई, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पटल पर, किसी न किसी सोशल मीडिया पर हम उसके पढ़ ही लेते हैं या उनके बारे में जान ही लेते हैं। तो उन्होंने उसको भी भेज दिया हिम्मत करके अपने नाम से। तो ये मुझे लगा कि लेखकों को सोचना चाहिए कि कम से कम जब आप अपनी रचना कह करके डाल रहे हैं, तो कहते हैं ना नकल में भी अक्ल लगाना जरूरी है। यदि उन्होंने भाव ले सकते थे, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी की कोई कहानी पसंद आई, कोई अच्छा लगा, वो भाव लेकर, लेकिन वाक्य विचार और संवाद तो हमारे होने चाहिए ना। तो वो कभी बहुत कम थे, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी बहुत से लोग थे ऐसे, पर कुछ लोगों की मुझे ऐसी लगी। एक और बात जो मुझे आदरणीय ओम गुप्ता जी की अच्छी लगी कि वो पूरा इंतजार करते थे, आपको पूरा समय देते थे। मुझे याद है मेरे संपादन में मुझे कितना खीज हो जाती थी जो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो बिल्कुल शांत मन से। एक बार ऐसा हुआ, मैं वो जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि 5-7 दिन तक वो उनकी भेजी हुई लगा कुछ था, पर क्या कारण हुआ मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो पड़ी रह गई, मतलब मेरे से देखने को। मैंने जब अचानक देखा, मैंने कहा अरे ये तो 10 दिन पहले भेजी हुई है और अभी तक मैंने इनका कोई जवाब नहीं दिया, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो मैंने बताया कि सर पता नहीं कैसे असावधानी वश या जो भी कुछ हुआ वो कारण मैं नहीं देख पाई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से दीजिए, कोई चिंता नहीं करिए। मतलब तो मुझे लगा कि मतलब उनमें कितनी पेशेंस है, वो पेशेंस होना भी जरूरी है। मतलब एक व्यक्ति में किसी चीज को अपना काम कुछ करवाना है तो सामने वाले पर विश्वास रख के, पेशेंस रखें कि हाँ उसकी कोई मजबूरी होगी। जैसे रेखा जी ने भी बताया कि उनको आंख की प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने पेशेंस रखी, तभी तो वो कंटिन्यू कर पाई इसका। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमने सीखी, समझी, जानी, और नई नई बातें उन कथाओं के माध्यम से, आदरणीय ओम गुप्ता जी के निर्देशन से हमने बहुत कुछ सीखी और समझी। तो मेरे लिए तो ये एक स्वर्णिम अवसर की तरह मैं इसको लूंगी कि मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे जी कितनी खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा बन सकी, संपादक मंडल का। और आशा करती हूँ कि मैंने उन लघु कथाओं के साथ न्याय किया होगा, कोशिश पूरी की है। फिर भी नहीं कह सकते, हम सब मानव हैं, कहीं कुछ किसी में गलती भी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। तो इसलिए मैं पुनः आदरणीय ओम गुप्ता जी को, पूरे संपादक मंडल को और सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक इतना बड़ा काम जो हुआ है, ये वैश्विक लघु कथा जो पीयूष बना है, इतने रचनाकारों की देश दुनिया के विभिन्न कोनों से उन्होंने अपनी रचनाएं भेजी, फिर उनका संकलन हुआ, फिर मूल्यांकन हुआ, फिर उसको पुस्तक रूप, फिर ड्राफ्ट रूप, मतलब एक एक बहुत बड़ा काम, एक जैसे विश्व रिकॉर्ड बनाने जैसा काम मुझे लगता है ये आदरणीय ओम गुप्ता जी ने किया है। तो पुनः बधाई और धन्यवाद देती हूँ।
और आशा करती हूँ कि मैं अपने संपादन में सफल रही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत से लोग दूसरों की लघु कथा जो है वो अपने नाम से भेज देते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। पर इसको ये बहुत ही अनुचित है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आजकल तो ये डिजिटल मीडिया का समय है, सब सोशल मीडिया पे सब तक कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी ने पढ़ी होती है, और ना भी पढ़ी हो तो आपके अंदर इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि आप अपनी लिखी मौलिक, और जबकि उसमें एक प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि ये आपकी मौलिक है, तो ये यदि किसी ने किया है तो ये बहुत अनुचित है। आशा है कि आगे हम लोगों के साथ ऐसा कोई भी जो लेखक हैं वो ऐसा करके नहीं भेजेंगे। और आपने अनुभव बताए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बहुत से श्रोता जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय सरस्वती जी और राम मलिक जी का। आपको जय सिया राम। यहाँ पे निहाल चंद्र जी शिवहरे से जुड़े हुए हैं, और शेख शहजाद जी शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। रेखा भाटिया जी तो हम लोगों के साथ जुड़ी ही हुई थी, उनका तो हम लोगों ने अभी सुना। अनिता रश्मि जी भी थी, चितरंजन गोप जी थे, पर उनको शायद आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। और सभी लोग हम लोगों के साथ जुड़ के हम लोगों की प्रेरणा हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और आशा है हमारे श्रोता इसी तरह से हमारे बीच जुड़े रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएसए से डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी को। पूर्व व्याख्याता मनोविज्ञान बीएचयू वाराणसी में रही हैं। आप मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं और साहित्य व समाज सेवी हैं और देहदानी हैं। आप लेखिका हैं, अनुवादक हैं, समीक्षक हैं और अब संपादक भी हैं। आपके एकल 12 संग्रह देश विदेश के अनेक साझा संग्रहों में और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेक बार पुरस्कृत हुई हैं, सम्मानित हुई हैं। तो ऐसी विदुषी डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि उनके अनुभव कैसे रहे, और निश्चय ही हम लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। स्वागत है आपका डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। और मैं इस वैश्विक मंच को नमन करती हूँ कि माँ सरस्वती ने हमें इतना अच्छा मंच दिया है, और ओम गुप्ता जी के प्रयासों से हम सभी सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी मातृभाषा हिंदी को विश्व भाषा के स्थान पर पहुंचाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो ये लघु कथा का कार्य हुआ, और उसमें लघु कथा हमारी स्वीकृत हुई, सम्मिलित हुई, इस बात की तो खुशी रही ही। लेकिन जब ओम जी ने संपादन मंडल में रखा तो मुझे लगा कि पता नहीं, ये कार्य तो बहुत ही दुष्कर कार्य है और आलोचना का भी कार्य है, कि आलोचनाएं ज्यादा मिलती हैं कि हमारी रचना को नहीं स्वीकारा और हटा दिया। कई लोगों ने संपर्क भी किया कि आप संपादन मंडल में हैं तो मेरी रचना मैंने भेजी है। मैंने कहा क्षमा कीजिएगा, हमें नहीं पता चलता है कि ये आपकी रचना आ रही है कि किसकी रचना आ रही है। ये इतना खूबसूरत प्रयास था कि हमें कुछ पता नहीं चलता था, और जब पता न चले तभी हमारा निर्णय निष्पक्ष हो सकता है। आपने सच कहा कि नाम पता चल जाता है तो फिर अपने आप ही, आप चाहे कितना भी, मैं मनोविज्ञान की प्राध्यापिका रही हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि निष्पक्ष रहूं, अपने विद्यार्थियों के साथ भी हमेशा निष्पक्ष। और मैं यहाँ अन्यथा न लीजिएगा, मैं ये जरूर एक वाक्य में कहूंगी कि मैं अपने विद्यार्थियों को बोलती थी कि आधे नंबर की भी अगर डिस्क्रिपेंसी मिले, आपको अंतर लगे कि वही उत्तर मेरा है, वही उत्तर इसका है, इसको 10 में से 5 और हमें 4.5 क्यों, मेरे पास लड़ने के लिए आइए आप। मैं इतना दावे के साथ कहती थी कि, और बच्चे जब लगता तो उन्हें आते थे पर वो अंतर नहीं पाते थे तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता था। मतलब मेरा ये कहने का है कि नाम जानते हुए भी अगर मैं निष्पक्ष रह सकी, तो बिना नाम जाने हुए जब मैं कुछ निर्णय ले रही हूँ तो निष्पक्षता तो स्वाभाविक ही थी।
और मैं एक उदाहरण जरूर कहना चाहूंगी कि अभी मतलब उन्होंने, ओम जी ने मेरे पास एक लघु कथा 3 बार भेजी और उन्होंने कहा इसमें मैं थोड़ा परिवर्तन कर देता हूँ। अब मैंने कहा मैं डी से भी नीचे दूंगी। इसमें मुझे ना तो कोई विषय ऐसा लग रहा है, ना कोई बात ऐसी लग रही है कि संदेश बड़ा खूबसूरत जा रहा है। तो हम क्या दे रहे हैं समाज को, हमें पहले ये सोचना है कि हम क्या देना चाह रहे हैं। मतलब मेरा विषय, कथ्य, कथानक, प्रस्तुति, जो संवाद हैं वो, और अंत में जो लघु कथा में मैंने भी सीखा ही है, मुझे भी नहीं पता था कि लघु कथा कैसे लिखते हैं। पढ़ा, किताबें मंगवाई, पढ़ी, नियम जाने, लोगों की बहुत सारी लघु कथाएं पढ़ी, और जो कुछ उसका निचोड़ मैंने पाया तो मुझे ये लगा कि जो हमारे मनोविज्ञान का एक शिक्षण सिद्धांत की प्रक्रिया है कि सरल से कठिन पर हम जाते हैं। हम सीधी बात कह करके, और पंच जो हमारा होता है वो हमारा विशिष्ट होता है। तो यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उन्होंने 3 बार उसको बार बार थोड़ा थोड़ा बदल करके भेजा। मैं न लघु कथा का नाम लिखूंगी न वो विषय बताऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि बाद में भी मुझे ना मेरे मन ने गवाही नहीं दी कि ना ये तो किसी भी प्रकार से क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा भाई मेरी तरफ से तो ना है, बाकी निर्णय आपका है, आपकी ये संपत्ति है, आपका ये कार्य है, आपका विस्तार है, आपको पूरा हक है, आप जैसा करना चाहें, पर मेरी तरफ से तो ये पूर्णतः अस्वीकृत है ये रचना। तो एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति मुझे हुई संपादन कार्य से जुड़ करके, और मैं ये कहूंगी कि बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और जो हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ में कैसे रख भी सकते हैं, इसका भी उन्होंने पूरा पूरा अवसर हमें दिया। ये नहीं कि भाई आपने कह दिया कोई बात नहीं, आपकी बात को हमें मानना नहीं है, हमें तो अपना ही चलाना है। नहीं, जो आपने लिखा, जो आपने कहा, उसी आधार पर हम उसका निर्णय करेंगे। तो मैंने पाठक की दृष्टि से लघु कथा के नियमों के अंतर, जैसे हरिहर झा जी ने सारी नियमावली लगभग बता दी है कि विषय कैसा होना चाहिए, कथ्य कैसा होना चाहिए, हम क्या दे रहे हैं समाज को। पढ़ने वाला हर उम्र का है छोटे बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे। और आप इस प्रकार की कोई नकारात्मकता ना दें, सकारात्मकता देने के साथ साथ कुछ मन पर ऐसा असर पड़े कि जिससे कोई परिवर्तन का संदेश भी आ सके, एक अच्छा विचार, एक अच्छा दृष्टिकोण। तो पाठक की दृष्टि से लघु कथा कितनी प्रभावित कर पाएगी, उसके आधार पर मैंने निर्णय करने की कोशिश की कि इस लघु कथा का जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव कितना सशक्त है। तो ये सभी बातें मेरे ख्याल से संपादन कार्य से न जुड़ती तो शायद ये अनुभव नहीं होता। तो जुड़ने से जो मुझे सीखने का अवसर मिला, और जो नियमावली मुझे पता थी उनमें और भी इजाफा हुआ, और भी सब, तो मैं तो बहुत समृद्ध हुई हूँ इस कार्य से जुड़कर। और अब ये लगता है कि मैं महिला काव्य मंच के विदेश संरक्षक भी हूँ, और हमने अभी हाल में ही एक प्रवासी अमृतांजलि पुस्तक, जिसमें 40 देशों के लगभग 81 महिलाएं, अध्यक्ष जो महिलाएं थी हमारी इकाई की, उनकी काव्य संग्रह के एक साझा संकलन प्रकाशित किया, और उसका भी मुझे ईश्वर कृपा से मुख्य संपादन का कार्य दिया गया। तो कठिनाइयां तो बहुत होती हैं, लेकिन जो आनंद आता है, कहते हैं ना, फलश्रुति जब उसके सामने आती है, उसका जो आनंद आता है वो आनंद अभूतपूर्व होता है, विलक्षण होता है। तो ये बहुत ही एक सुंदर हमें अनुभव भी प्राप्त हुआ, और अपने ऊपर आत्मविश्वास भी हुआ कि हाँ, जब हम सीखते हैं और सिखाते हैं, जज करते हैं, निर्णय लेते हैं, न्याय करते हैं, उस समय हम किस तरह से सभी बातों का एक साथ ध्यान रख करके कार्य करते हैं, तो हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सीखने का सुअवसर था, और हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इसी तरह से आगे भी जो कुछ भी अगर कर सकूंगी अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाने के लिए, मुझे ये अवसर मिलता रहे, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। बहुत बहुत बधाई, और हिंदी दिवस की हम सभी को, आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक सिन्हा जी। आप दुर्गा अशोक सिन्हा जी, आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि संपादक को निष्पक्ष होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि और आप अपनी निष्पक्षता को कितना बनाए रख पाते हैं, यही एक सफल संपादक की योग्यता है, उसकी बिल्कुल क्षमता है। और बिल्कुल। दूसरी आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि सरल से बात को आगे ले जाकर पंच पे खत्म करना, लघु कथा में पंच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी जी। और उसका अंत में जो पंच होता है वही लघु कथा का सार होता है। और बिल्कुल। आपने ये दो महत्वपूर्ण बातें बताकर हम सबका ज्ञान बढ़ाया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे चलते हैं और आमंत्रित करते हैं श्रीमती शैल अग्रवाल जी को, यूके से। शैल अग्रवाल जी लेखिका हैं, कवित्री हैं और संपादिका हैं www.lekhni.net की। तो शैल अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना वक्तव्य और अपना अनुभव, संपादकीय अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद अलका जी। सभी मित्रों को, सभी सखियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि हम सब अपनी अपनी सृजन यात्रा में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हिंदी भाषा की, हिंदी समाज की, अपने भारत देश की सेवा करते रहें। ये लघु कथा पीयूष श्रृंखला की 5वीं किताब है, वैश्विक लघु कथा। और ये मेरा सौभाग्य है कि ओम भाई ने 5 किताबों में संपादन का मौका दिया। एक सुखद अनुभव रहता है किसी भी सृजनात्मक रचनात्मक प्रक्रिया से जुड़ने का, क्योंकि जैसे कि माला पहनाते समय जिसके गले में माला जाती है और जिसके हाथ में माला आती है, दोनों सुगंध से भर जाते हैं। वैसे ही संपादन का काम भी है। लेखक की रचनाओं से आप परिचित होते हैं। कई रचनाएं आपको चमत्कृत करती हैं, कई रचनाएं लगता है कि इनमें ऐसे लिखते तो बेहतर होता, ऐसा करते। पर आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं कि किसने लिखी है, दूसरे आपके पास वो अधिकार नहीं था कि आप उसे बदलें। क्योंकि मुझे ओम भाई ने सिर्फ कहा था ABCD देने को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो वहां मेरे संग समस्या ये आई कि कुछ रचनाएं मुझे लगा जिनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, पर भाव पक्ष बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे लगा कि अगर इसमें ये गलतियां नहीं होती तो मैं इसे A देती। तो मैंने एक अपनी मन से एक छूट ली और मैंने उसे B+ दिया, जिसका कहने का तात्पर्य था कि कहीं कुछ छूट गया, वरना ये A थी। ऐसे ही B- भी दिया कि अगर थोड़ा ये प्रयास और करते तो ये B तक पहुंच सकते थे। तो इस तरह से एक आप खुद भी एक तैराक की तरह अपनी जो तैरने की प्रणाली है वो खुद ही सीखते चलते हो कि कैसे कहाँ निकल के आगे बढ़ना है। रुचि और व्यक्तित्व की विभिन्नता ने जहाँ संपादन का काम, ओम भाई ने बताया कि 13, और हमने भी जाना कि 13 संपादक हैं। तो जब इतने संपादक थे तो हर संपादक की अपनी रुचि अलग होती है, तो उसकी दृष्टि भी उसकी रुचि प्रभावित करती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ऐसे में ये कहना कि जो मैंने जिसको A दिया दूसरों ने भी उसे A दिया होगा, या मैंने जिसको C दिया, तो ये एक बहुत, ओम भाई काफी मेटिकुलसली और गणना के हिसाब से, क्योंकि गणित के वो रहे हैं, बहुत सटीक तरह से मूल्यांकन करने में तो, और ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छे हैं। इन दोनों के लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगी। मेरे हिसाब से
रचना वही अच्छी होती है जो याद रह जाए। मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह पे उन्हें अंत में ठीक करती हूँ। अगर किसी रचना ने दिल और दिमाग को छुआ और वो आपको याद रह गई, तो वो निश्चय ही ऐसी रचना है जिसे आप अस्वीकृत नहीं कर सकते। मेरी खुद की एक मैगजीन है जिसमें मैं पिछले 17 साल से वो चल रही है, और एक बार मैंने उसके 3 लघु कथाओं पे अंक निकाल चुकी हूँ। एक फेसबुक पे भी हमने एक बार वो अभियान चलाया था जिसमें काफी अच्छी अच्छी लघु कथाएं आई थी। करीब 7,000 लघु कथाएं मुझे मिली थी, जिसमें से मैंने 400 लेके उसके 3 लघु कथा के विशेषांक निकाले थे अपनी मैगजीन के। तो लघु कथाओं में क्या है कि व्यक्तिगत चयन तो है ही किसी भी चीज की तरह, कि आप ये नहीं कह सकते कि जो खाना आपको अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है, कोई सिर्फ फीका ही खाना पसंद करता है। तो रुचि तो व्यक्तिगत रुचि होती ही है, पर संपादक की तरह आपका एक दायित्व बनता है कि आप एक कोलाज की तरह पूरी किताब को देखें, जिसमें हर एक रचना अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के संग उभर के आए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, पर इसमें मेरे हिसाब से किसी भी लघु कथा में सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जो मौन रह के भी बोले, जो आपको पढ़ने के बाद सोचने के लिए छोड़ जाए कुछ, और आप उसके ऊपर बाद में सोचते रह जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कहने का अंदाज कैसा है, क्योंकि विषय की नवीनता तो हमेशा लुभाती ही है, पर अगर आपने एक खबर की तरह या एक साधारण बात की तरह बात बता दी, तो उसका वो असर नहीं होगा जो आप एक नए तरह से बताएं, या ऐसे बताएं कि सुनने वाले का ध्यान तुरंत आपकी तरफ खिंच जाए कि आप कैसे अपनी कहानी सुना रहे हैं। इसी तरह की इसमें मुझे सबसे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर पूरी श्रद्धा और उसके संग मैं ओम भाई की बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने अंत में अपनी ही कुछ लघु कथाएं भेजी, पर नाम नहीं दिया कि ये उनकी लघु कथाएं, और मुझसे पूछा कि ये क्या, इनकी ग्रेडिंग करूं। मैंने उनकी ग्रेडिंग की तो उसमें 20 से ऊपर ही थी सब। तो उन्होंने फिर बाद में बड़े खुश होकर बताया कि ये मेरी लघु कथाएं हैं और मैंने पहली बार लघु कथा लिखी है। तो उसमें मुझे लगा कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, क्योंकि कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके विषय बहुत उदात्त या बहुत बड़े बड़े विषय हों, उन पे कुछ भी, कभी कभी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें भी, उसी तरह की एक लघु कथा पढ़ के मैं, वो ही, उन्हीं की वो लघु कथा है जो मुझे अच्छी लगी थी, और मुझे लगा था कि इसने लघु कथा पीयूष के उसको एक कंप्लीट लुक दे दी। उसका एक अंश पढ़ रही हूँ क्योंकि ऊपर की कुछ लाइनें मुझे लगता है उनकी जरूरत नहीं थी। पापा आप क्या लिख रहे हैं, कोई नया उपन्यास? रोहन बोला। नहीं बेटा, वैश्विक लघु कथा पीयूष में प्रकाशन हेतु एक लघु कथा लिख रहा हूँ। लघु कथा? हम सत्यनारायण कथा और भगवत कथा के बारे में तो जानते हैं, आप भी कोई धार्मिक कथा लिख रहे हैं पापा? अरे नहीं बेटा, लघु कथा यानी लघु कथा, छोटी कहानी, कहानी जो छोटी हो। तो फिर लघु कविता, लघु नाटक, लघु उपन्यास, लघु निबंध आदि भी होते होंगे। पता नहीं बेटा। पापा लघु कथा और कहानी में क्या अंतर है? जो अंतर कहानी और उपन्यास में होता है बेटा। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है? पता नहीं बेटा। एक और प्रश्न पापा। अब क्या है बेटा? झुंझलाकर लेखक पिता बोले।
आपने कहा लघु कथा यानी छोटी कहानी। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि थोड़े से शब्दों में उस कहानी को कहा जा सके। थोड़े यानी कितने शब्दों में? पता नहीं बेटा। अंतिम प्रश्न पापा। रुको, लघु शंका होकर आता हूँ। लघु शंका क्या होता है? बेटे की बात पूरे होने के पहले लेखक पिता तेजी से बाहर जा चुके थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी। आपने आदरणीय ओम जी की लघु कथा भी सुनाई हम लोगों को, जो आपको बहुत पसंद आई, हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी जो आपने कही कि लघु कथा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सब कुछ स्पष्ट ना हो, बाद में बहुत कुछ सोचने को छोड़ जाए। ये लघु कथा की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसका अंत ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसके बारे में बाद में भी सोचे और उसको उसके बारे में समझे। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा ना हो तो वो ज्यादा अच्छी लघु कथा मानी जाती है। आपने इस बात को बता के हम लोगों को बहुत बहुत हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं भारत की ओर चलती हूँ और ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर राज रानी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। राज रानी जी पूर्व प्राध्यापक हिंदी की हैं, स्वतंत्र लेखन करती हैं, समीक्षक हैं और शोध निदेशक हैं। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो डॉक्टर राज रानी शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप अपने अनुभवों से हम लोगों को अवगत कराइए। आदरणीय अलका जी को प्रणाम करती हूँ, जो सुंदर संचालन से हम सबका मन मोहित कर रही हैं। आज की हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके पास एक जादुई हिंदी की दवात है, जिसमें आप कलम डुबो डुबो कर अपनी संवेदनाओं को सुगंधित बनाते हैं और साहित्य में बिखेर देते हैं। आप सब धन्य हैं। धन्य हैं आदरणीय ओम जी, जिन्होंने आज के दिन ये परिचर्चा रख के इस दिन को बहुत चतुर्गुणित महत्व का कर दिया है। आज हम हिंदी की बात करें, ये हमारा सौभाग्य है। रोज ही करते हैं, हम लोग हिंदी के साधक हैं, हिंदी की सेवा करते हैं, लेकिन आज के दिन इसका बहुत महत्व है। वैश्विक लघु कथा से जुड़ने का, लघु कथा पीयूष से जुड़ने का हम सबको सौभाग्य मिला। ये भी उनका एक उपहार है आदरणीय ओम जी का। हमारे बीच बैठे हैं श्याम प्रकाश जी, बंधु श्याम प्रकाश जी, जो बहुत ही तल्लीनता से साहित्य की ऐसी सेवा करते हैं जो न की जाए, अनिवार्य सेवा। उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और अन्य अनेक जितने भी हमारे संपादक और संपादिकाएं हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सब लेखकों को, जिन्होंने, ओम जी ने एक दीप स्तंभ खड़ा किया संवेदना के समुद्र में, और सब लेखकों ने, 112 लेखकों ने आकर अपना एक एक दीप उस पर रखकर ऐसा दीप स्तंभ बना दिया कि मानो संवेदना के सागर में इतना उजाला है कि ऐसा लगता है कि अद्भुत एक कार्य हो गया। कल जब मुझे लगा कि इसको मैं दोबारा पढ़ूं लघु कथा पीयूष को, ताकि मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे जब संपादन किया था। 100 से ज्यादा लघु कथाओं का मैंने भी वाचन पठन किया और अपनी राय भी दी थी आदरणीय ओम जी के कहने पर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल पढ़ने बैठी तो पढ़ती ही गई घंटों, इतना आकर्षण था। ऐसा लगता है कि मानस के ये मंच भी जुड़ा हुआ है। एक लाइन आती है जब बालकांड में, जब सीता की माँ शंका करती हैं कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, तो वो कहती हैं, उनकी एक सखी कहती है, तेजवंत लघु गणीय न रानी। जिसमें क्षमता होती है उसको हम छोटा नहीं कह सकते। ये लघु इतनी लघु है कि संवेदनाओं के विशाल पुंज को इसने अपने अंदर समेट रखा है। हिंदी की ये सबसे छोटी बेटी है, लेकिन छोटी बेटी होकर इसने ऐसे मोह जाल में सबको बांध लिया है कि आज जो सबसे बड़ा काम लघु कथा ने किया है, हिंदी को पाठकीयता लौटा दी है। आप पाठकीय आस्वाद जो था, जो हम कहते हैं हमारी रचनाओं के हिंदी को कोई पढ़ता नहीं है, या बहुत जगह माने लोगों की तरह तरह की नकारात्मक शिकायतें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी स्वयं सिद्ध है। हिंदी को किसी राजभाषा का तमगा नहीं मिल, राजभाषा तो है, माने शासकीय
उसको वो प्रोत्साहन नहीं मिला। उसके बावजूद भी हिंदी ने अपनी वो जगह बनाई विश्व में, स्वयं सिद्ध है, अपने आप खड़ी हुई। इसको मैं बहुत ढंग से सिद्ध कर सकती हूँ, लेकिन समय नहीं है यहाँ पर। तो जो वो स्वयं सिद्धा हिंदी की, ये स्वयं सिद्धा बेटी लघु कथा है। माने आप देखिए, अगर आप आलोचना के पक्ष में जाएं, तो अगर हम मैनेजर पांडे को लें, या हम पुराने पुराने जो हमारे बड़े बड़े आलोचना के समीक्षक शिखर पर जो विराजमान है, उन्होंने कभी लघु कथा को, किसी ने पंगु कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो बाद की एक पीढ़ी आई उसने लघु कथा को मान दिया। मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ कि ये जो विधा है वो स्थापित हो चुकी है, जैसा कि शैल जी ने बताया, और आप लोग इतनी इतनी स्वनाम धन्य हस्तियां हैं, हस्ताक्षर, जो लघु कथा के लिए काम करती हैं। क्योंकि इसमें जो जिजीविषा है अपने आप को, वो संजीवनी देने का काम करती है हमको भी। माने लघु कथा में एक जीने की जो इच्छा है, क्यों क्यों संजीवनी देने का काम करती है? क्योंकि समाज में बुजुर्गों ने गुडी गुडी होने का फैसला ले लिया, किसी को कुछ आलोचना नहीं करते, अरे तुम ये ना करो वो ना करो, नकारात्मक होने से बचते हैं। जो पुरानी पीढ़ी है, यानी मैं भी उसमें आती हूँ, अपने बच्चों को हम टोका टाकी नहीं करते। तो जब बुजुर्गों ने इस प्रकार का निरपेक्ष रवैया अपना लिया, तो साहित्य ने वो दायित्व उठाया। लघु कथा उन मानवीय मूल्यों, उन चुनौतियों, उन विसंगतियों के बारे में बात करती है जो समाज में आज हैं, और चुटकी लेती है। ऐसी चुटकी लेती है, मैंने एक प्रकार से कि बात कह भी दी, ये वो नायिका है जिसे अवगुंठन में रहना पसंद है। माने जो व्यंजना पसंद करती है, अविधा उसे पसंद नहीं है, क्योंकि अविधा विस्तार चाहती है। और जब हम गुणात्मक होते हैं तो हम मात्रा की का वो नहीं करते, तो हम गहराई की जब हम बात करते हैं, फिर विस्तार की बात नहीं करते। तो ये लघु कथा की विशेष बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दानुशासन को ये महत्व देती है। और हमारे ऋषि मुनि, आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा भाषा विज्ञान में, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, कि हमारे ऋषि मुनि एक शब्द भी अगर बचा लेते थे तो उत्सव मनाते थे कि आज मैंने इस शब्द को मितव्ययता से प्रयोग किया। लघु कथा में हम एक एक शब्द को मितव्ययता से प्रयोग करते हैं। तो ये हमें शब्दानुशासन सिखाती है, और शब्दानुशासन, शब्द चयन लेखन के प्राण है। तो लघु कथा ने हमको न केवल साहित्य का एक शैली दी है, ऐसा स्टाइल दिया है जिससे हम पाठकीयता हिंदी की लौटा के ला सकते हैं। जैसे कि आपने कहा 7,000 लघु कथाएं आई, तो लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कल सोच रही थी तो मुझे लगा कि कॉफी के एक प्याले की तरह है कि एक, जैसे आपने लघु शंका की, आदरणीय ओम जी की वो कथा मैंने भी पढ़ी थी, और बात होने के बाद उन्होंने उसको विस्तार भी दिया था थोड़ा। कॉफी के प्याले की तरह है कि हमने पिया और ताजगी, स्फूर्ति का अनुभव किया, सार्थकता, वो स्फूर्ति जो आगे हमें जीवन की डगर पर ले जाती है। और आदरणीय ओम जी की अगर मैं बात कहूँ, तो ऐसी पारदर्शिता, ऐसी निष्पक्षता और ऐसी कर्मठता अगर हिंदी सेवी के पास है, तो वो हिंदी का सौभाग्य है, वो हिंदी का वरदान है। वो जिस तरह से उन्होंने लघु कथाएं भेजी, 3-3 के टुकड़े में मेरे पास लघु कथाएं आती थी, और आतुरता इतनी रहती थी कि मैं मुश्किल से, मैंने उसी दिन उसकी प्रत्युत्तर उनको देती थी। तो क्योंकि व्यग्रता रहती थी कि किसने क्या लिखा, उन्हें पढ़े। अगर हम संपादन की बात करें, तो मैं कहूंगी कॉपी पेस्ट वाली बात तो है ही, लेकिन कुछ बंधुओं ने या कुछ कथाकारों ने, लोक कथाकारों ने अपने उपन्यास अंश में जो भी अपनी बड़ी रचना उसका अंश भी दे दिया। वो लघु कथा नहीं हो सकती, अपने आप में संपूर्ण है, छोटी है लेकिन अपने आप में संपूर्ण है, मुक्तक है। अगर हम काव्य विधा में इसकी तुलना करें तो मुक्तक है। तो ऐसा लगता है मुक्तक का एक अर्थ मोती भी होता है, मुक्ता। ऐसा लगता है मुझे कि वैश्विक लघु कथा पीयूष को पढ़कर कि एक मुट्ठी मोती, खरे मोती, सच्चे मोती, जो सीपी में, संवेदना की सीपी में पके हैं, बड़े हैं, उन्हें उठाकर और वैश्विक लघु कथा मंच पर ये पीयूष फैला दिया गया है। उनका उजास है, मोती की जो कांति है, वही व्यंजना है। तो लेखकों ने इसको महसूस किया अपने अपने ढंग से। हर कोई उत्कृष्ट नहीं होता, मैं भी उत्कृष्ट नहीं हूं, लेकिन ये जो पीयूष निकला है वो संवेदनाओं को मत कर निकला है।
तो इसका हम साहित्य के धरातल पर इसका बहुत बहुत अधिक महत्व है। माने कितनी अद्भुत है, यथार्थवादी है, लेकिन वो यथार्थ से भी मैं भी अपनी संपूर्ण भारतीयता, संपूर्ण मानवता और संपूर्ण वैश्विकता को अविच्छिन्न सौंदर्य की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करती है। माने वो भारतीय मूल्यों की सुगंध है लघु कथा। मैं ये नहीं कह रही, मेरा मानना है कि भारतीयता ही विश्व बंधुत्व की गारंटी है। तो इसलिए जो भारतीय मूल्य हैं वो हमारी जीविका को बहुत, कहना चाहिए, व्यग्र करते हैं, धार देते हैं और विश्व के लिए आकर्षण प्रदान करते हैं। तो सांस्कृतिक मूल्य चेतना की ये साक्षी है और इन्होंने बांटा भी है। हर एक चिंता आप देखिए उसमें समाज की चिंता है। जो मंथन मैंने आपको बताया कि ये लघु है, लेकिन लघु होते हुए भी समापवर्तक है। माने बहुत सुंदर सांसों को की चिंता उसमें की गई है। अपने घटनाओं की चिंता, परिवार के विघटन की चिंता, समाज की भूख की चिंता, भ्रूण हत्या की चिंता। एक आपने बहुत, अब यहाँ पर इतनी अनुमति नहीं है कि मैं नाम सहित उसका उल्लेख करूं, लेकिन बिना बड़े बड़े समीक्षकों के माने सरोकारों के बिना भी आज लघु कथा ने अपना माने अपनी जगह बनाई है। हमारे रचनाकारों ने इसको समझा। कई तो इस प्रकार की रचनाएं भी देखने को आई कि बहुत ही हास्यास्पद, तो उनको तो निश्चित ही रूप से दी दिया गया और शायद और लोगों ने भी, निर्णायकों ने दिया होगा, तो वो इसमें नहीं आई हैं। लेकिन ऐसा लगा कि लघु कथा एक आत्मविश्वास देती है। हाँ तुम भी लिख सकते हो, हाँ तुम भी लिख सकते हो। तो अगर कोई साहित्यिक विधा ऐसा आत्मविश्वास हमारे मन में भरती है तो हमें जीवन से भर देती है, सृजन की ओर उन्मुख करती है। आज हम खराब लिख रहे हैं, कल अच्छा लिखेंगे। एक तो ये बात। दूसरी, संपादन में ये था कि हमने घटना तो चुनी, लेकिन वो तथाकथित घटना है। जब तक उसको प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जोड़ा जाए तब तक उस घटना का संप्रेषणीयता नहीं बनती। हमारे हृदय पर छाप वही छोड़ती है जिसमें अनुभूति की तीव्रता हो, सादगी हो और ईमानदारी हो। तो ईमानदारी अगर है तो संप्रेषणीयता है। अधिकांश रचनाओं में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनमें जीवन से जुड़ी घटनाओं की कोई बात कही गई है। छोटी बातें हमारे मन पर गहरा असर करती हैं। लघु कथाओं में कहा गया है वो निश्चित ही हमारे मन पर बहुत गहरा असर करता है। लघु कथा का एक समाज शास्त्र है, लघु कथा का एक अर्थशास्त्र है और लघु कथा का मनोविज्ञान तो है ही। तो ये साहित्य का अद्भुत समाज शास्त्र रच रही हैं और इस समाज शास्त्र में गहरी संप्रेषणीयता है। इस संप्रेषणीयता की मारक मारक शक्ति को ओम जी ने पहचाना और इस वैश्विक हिंदी मंच पर इसको स्थान दिया। मैं उन्हें बधाई देती हूँ और आप सबके सहयोग से मुझे भी एक छोटा सा भूमिका मिली जिसको मैंने सहर्ष निर्वाह किया और साहित्य की एक आहुति मैं भी बनी। सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजरानी शर्मा जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहे कि लघु कथा में व्यंजना होनी चाहिए, शब्दानुशासन होना चाहिए और विशेषता आपने जो बताई कि लघु कथा विसंगतियों की ओर इंगित करती है। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई, पर ये मुख्य सूत्र जो आपने बताया ये लघु कथा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनके ओर इंगित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज ये हमारा जो कार्यक्रम है, आज की चर्चा है, ये अपने उत्कर्ष पे है। और अब मैं अपने शहर लखनऊ से ही भारत से डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी व्यवसाय से शिक्षिका भी रही हैं, पत्रकार रही हैं, लेखिका हैं। आपकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपकी एक कहानी संग्रह सास का बेटा और एक अभी इनका लेख संग्रह आया है पंचकन्या, ये दोनों बहुत लोकप्रिय हुए हैं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इन कृतियों के लिए और उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी। धन्यवाद अलका। और आज तुम्हारे सुंदर संचालन के लिए, समयबद्ध कार्यक्रम के लिए और शायद ये ओम भाई की एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग पार्ट है। ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ
समयबद्धता का बहुत ज्ञान सबको होता है। और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर यहाँ इस मंच से जुड़े सभी लोगों को हमारी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं। और हम लोग एक नारा बार बार लगाते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं। इसके उन्नयन और उत्थान में हम सब अपना योग सतत और निरंतर देते रहें। और शायद आज हम सब इस मंच पर इसीलिए जुड़े हैं कि हम सब इसी भावना से हिंदी के साथ कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम ओम भाई का तो बहुत आभार इस बात के लिए देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को संपादन के कार्य में बहुत समृद्ध किया। हम कोई बात अब दोहराना नहीं चाह रहे क्योंकि हम अब अपने को आखिरी वक्ता या उस मान रहे। सारी बातें जो आई हैं, शैल जी ने बोली, दुर्गा जी ने बोली, राजानी जी ने बोली, और उन सारी बातों से हम लोग कह रहे हैं कि लघु कथा पर हम सीधे मुद्दे पर बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करें। कि लघु कथा जब हम लोग के पास संपादकीय में ये जो कथाओं से सब एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा, कम से कम 100 लघु कथाएं एक एक दिन में 5-5 आती थी, हम भेजते थे, फिर दूसरी आ जाती थी, तीसरी आ जाती थी, और हम प्रतीक्षा करते थे क्योंकि काम बहुत सरल था, ABCD। तो पढ़ने में तो समय लगता था लेकिन मूल्यांकन में नहीं लगता था। बहुत अच्छी तरह से उसमें हुई, अस्वीकृत हुई, जो भी हुई स्वीकृत। उसमें जो बात शैल जी ने एक भी सबसे उठाई इम्पोर्टेंट, कि हमारे लिए लघु कथा में सबसे जो महत्वपूर्ण है उसकी पंचलाइन, कि अगर उसका ढांचा और स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। कई बार उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं। ढांचा और स्वरूप को बदलने का अधिकार क्षेत्र संपादक का नहीं है। हम किसी की लघु कथा बदल के कि इसकी ठीक नहीं लग रही, ला मैं से ठीक करके भेज दूं, वो नहीं है हमारा अधिकार क्षेत्र। लेकिन बनी हुई रचना में व्याकरणिक सुधार, रफू तुरपन, छोटी बटन इधर के आगे पीछे का करने का हमारा अधिकार है कि अगर उसको करके उसके सही ढांचे में आ जाए तो हमें लगता है शायद ये अधिकार। और सभी ने बाद में उसकी जब दोबारा दोबारा रचनाएं आई तो सबने अपने अपने ढंग से उनको दिया। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग होता है। बहुत एक तो पारदर्शिता है उसमें, आपके अंदर अपनी राय देने में कोई संकोच नहीं होता है, जानते हुए में आप कभी भी फिर निष्पक्ष राय नहीं दे पाते। निष्पक्ष राय में ऐसा लगता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं, या हम उसको समर्थन दे रहे हैं, या हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीज बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। एक सबसे बड़ी बात है कि पंच लाइन का होना। लघु कथा में हम जहाँ ज्यादातर कथाओं के साथ में बहुत ही एक अनुभव हुआ कि वही सबने कि क्या छोटी कहानी को छोटा कर दिया तो वो लघु कथा हो गई, बात शुरू कुछ से करी और बात खत्म कहीं और हुई, तो वो समझिए वो लघु कथा नहीं है। लघु कथा जहां से शुरू होती है जिस पंच लाइन से, वही उसका मूल संदेश होता है। वो आपकी पूरी कथा में उसका विस्तार उतना ही होना चाहिए कि अंत में आपको लगे कि हाँ ये बात कहा था, ये इसका अंत है। मैं अपनी एक छोटा से उदाहरण देते हैं। हमने वही, हालांकि वो लघु कथा हमने पढ़ी थी तो हमने चयन उसका किया, जैसे क्यों हमने लिया, ये जो बात आज मैं कह रही कि उसका ढांचा और स्वरूप ठीक था। लघु कथा उन्होंने पंच लाइन सबसे पहले शुरू में, उसका एक पहला डायलॉग मान लीजिए पंच लाइन का है कि उसने कहा, सर आप नौकरी छोड़ के, आप आपकी पत्नी इतने गांव में रहती है और आप इतना बड़ा कॉर्पोरेट का नौकरी छोड़ के जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप जवाई, घर जवाई बन के कैसे रहेंगे। तो हमारे हिसाब से हमने कहा ये पंच लाइन है, घर जवाई बन के आप कैसे रहेंगे। मैंने इसलिए इस लेखन को चुना कि ये एक विचार आवश्यक है। अब लेकिन वो कथा उसके बाद के, हम ये नहीं कह रहे भटक गए। मान लीजिए इस पूरी कथा में हमने क्यों इसको चुना, इसमें 4 चीजें बड़ी विचित्र थी। पंचलाइन बहुत, कहना चाहिए, क्रांतिकारी है। दूसरा पैराग्राफ जब आया तो उसमें उन्होंने अपने निर्णय पे अपनी पुष्टता दिखाई कि एक पैराग्राफ पूरा इतना बड़ा ऐसा था कि जिसको मैं यूं हटा दिया अपने माइंड में, उसके बाद भी वो दूसरा तीसरे के साथ इतनी अच्छी तरह जुड़ गया, एक भी शब्द हटाए बिना। तो समझिए हमने शब्दों की निरर्थकता, जो मितव्ययता पे बात कर रहे थे, कि वो एक पैराग्राफ उन्होंने पूरा व्यर्थ किया। तब उनकी वो शादी कैसे हुई थी, मतलब वो यहाँ मुद्दा नहीं था, वो उस पर पीछे चले गई। और तो हमें कहा ये पूरा का पूरा, ये सभी मतलब यहाँ से जुड़े मंच पे अगर लोग हैं, कि हमको अपने विषय को पकड़े रहना है।
तो वो तीसरा पैराग्राफ मतलब अगर इतना अनावश्यक हो गया कि हमें लगा हम यहाँ से इसको पूरा हटा दें, तो ये चौथे से अपने आप जुड़ रही है कहानी, हमारा एक शब्द भी कुछ करे नहीं। लेकिन जब कहानी का अंत हुआ और जब वो अपने माँ से कहती है कि, जब वो अपना निर्णय बताते हैं, वो कहती है मेरा माँ जी के लिए सम्मान से सिर झुक जाता है, और वो अपनी बात अपनी माँ को बताती है, तो आप सबका क्या रिएक्शन होगा मैं ये जानना चाहती हूँ। कि एकदम आपका रिएक्शन कि उन्होंने निर्णय ले लिया है, मैंने निर्णय ले लिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, हम गांव में ही कोई नौकरी ढूंढेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे, और पिताजी पैरालिसिस का अटैक है, हम उनकी अब देखभाल करेंगे। तो माँ बहुत खुश होती है फोन पे बेटी की बात सुनकर। अब मैं आपसे शायद पूछूं कि इसका क्या जवाब होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटियां, वाह आपने तो बेटी साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, बेटियां भी अपने माँ बाप की सेवा करती हैं और बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। अब यहीं पे ये पंचलाइन होने से लघु कथा हमारे हिसाब से खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपने पंचलाइन को छोड़ दिया। अगर माँ का जवाब ये होता कि आज तुमने बेटी साबित कर दिया है कि अपना बेटा ही नहीं अपनी बेटी को ब्याह है, बेटा भी अपना बेटा होता है, जैसे बहू हमारी बेटी होती है ऐसे ही दामाद भी हमारा बेटा होता है, तो ये कहानी सही बन। तो हमारे हिसाब से तो लघु कथा में इस तरह की चीजों में, और हमने इसके बाद इस कथा को पढ़ा भी, पढ़ने के बाद हमें लगा कि ये कहीं ना किसी का ध्यान में जाए कि ये लघु कथा से इसकी थोड़ी सी भटकन है, थोड़ा सा पक्का। कथाएं सभी बहुत लिखी जा रही है, लघु कथा पर बात हुई जैसे ओम प्रकाश जी ने, जो ओम भाई ने तो सबसे बड़ी बात की जो कथा शैल जी ने पढ़ी। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये ओम भाई की रचना नहीं है शायद, और क्योंकि उन्होंने ये रचना हमारे पास भी आई और 2 बार और 3 बार आई, क्योंकि हम उस पर जो कमेंट दे रहे थे तो वो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत क्वालिफाई और बहुत वो है, बहुत नहीं ये, फिर हमने उस पर राय, बट हम उस रचना पे मतलब हमारे कहीं ना कहीं उसमें अपनी राय थी तो है। लेकिन इस तरह की बहुत रचनाओं को उन्होंने हम लोगों को सभी के पास शायद कई कई बार भेजा, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये राजरानी जी को नहीं अच्छी लगी तो शायद मधु जी को अच्छी लगेगी, मधु जी को नहीं अच्छी लगी शैल जी को लगेगी, और सबको अच्छे। उन्होंने कहा, उन्होंने हम लोग को बिना शामिल किए एक अखाड़ा बहुत अच्छा तैयार किया, हम सब वो अकेले उसके रेफरी थे और वो सबकी लड़ाई देख रहे थे कि ये रचना इसको नहीं, ये इसको, ये इसका, तो उन्होंने उसका भी शायद पूरा आनंद लिया होगा। लेकिन हम सबके लिए ये पूरा अनुभव बहुत आनंददायक रहा, अपने आप में बड़ी रोचक। सभी उससे पहले के भी काव्य संग्रह में, रामायण मोती सभी में जब जब उनके संग जुड़े संपादक उसमें, लेकिन लघु कथा में हमें लग रहा है कि ये पकड़ थोड़ी और आएगी, तो स्वरूप और ढांचे को हम लोगों को बहुत ज्यादा करना, व्याकरणिक गलतियां संपादक संभाल सकते हैं। और आज और श्याम भाई यहाँ पे बैठे हैं इसको संभाल रहे हैं, ये बिल्कुल हम कहते हैं कि मतलब पता नहीं कहाँ से उन्होंने, इनकी माँ ने नाम लिखा था ओम शिव और श्याम, सच में वो जोड़ी बड़ी अच्छी है जो मिलके इस पूरे मंच को चलाती है। आप सबको उस हिंदी के लिए आज बहुत बहुत बधाई है। मेरे ख्याल से मैं अपने इस समय में, और अलका आपके सफल संचालन के मैं आपको फिर साधुवाद देती हूँ। ओम भाई के प्रति आभार है, उन्होंने हम सबको इस मंच से जोड़ा और सबको ने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, और ये मंच ऐसे ही सशक्त बना रहे, हम सबको ऐसे ही काम करने के मौके मिलते रहे, हम सब इसमें अपना योगदान देते रहे। सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। आपने जो लघु कथा सुनाई यहाँ पर और उसका अंत जो लिखा गया था और जो आपके अनुसार होना चाहिए था, उसको उदाहरण उसका प्रस्तुत करके बहुत अच्छी तरह से ये बात समझा दी कि किस तरह से पंचलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। जो आपने कहा था वो यदि उसका अंत लिखा जाए तो लघु कथा बहुत सशक्त हो जाती है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके अतिरिक्त भी आपने एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही
कि उसमें जो है मितव्ययता शब्दों की होनी चाहिए, वो तो और भी किसी ने कहा था, लेकिन ढांचा और स्वरूप अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि संपादक व्याकरण की कमियां तो ठीक कर सकता है, लेकिन उसका ढांचा और स्वरूप बदलने का अधिकार संपादक के पास नहीं होता है। और पंच लाइन तो होनी ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जहां से प्रारंभ हो वहीं पे लघु कथा खत्म हो। ये लघु कथा के लिए बहुत आवश्यक होता है, और आपने उसको उस कहानी उस लघु कथा के उदाहरण से सबके सामने सिद्ध कर दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के सभी संपादकों ने जो अपने वक्तव्य दिए, उससे निश्चय ही हम सब संपादकों को भी ज्ञान मिला होगा। बहुत सी चीजें सब हमने एक दूसरे से सीखी होंगी, अनुभव जाने होंगे, और जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं उनको भी आगे लिखने में इससे बहुत सहयोग मिलेगा, लघु कथा लिखने में। कुछ हमारे लघु कथा ये जो पीयूष है, इसके संपादक कुछ कारणों से नहीं जोड़ पाए। उसमें से एक ऋतु पांडे जी हैं, चित्रा गुप्ता जी हैं, बुद्धि फोंग जी हैं, आरती लोकेश जी हैं और यूदी जी हैं। ये लोग नहीं जुड़ पाए अपरिहार्य कारणों से, लेकिन हम उन सब का भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन सब के सहयोग से ये लघु कथा संग्रह संपन्न हो पाया। और अपने सुधी संपादकों के इन अनुभवों को जानने के बाद आशा है कि हमारे श्रोताओं को भविष्य में दिशा निर्देश मिला होगा। आप सबका सहयोग हमको निरंतर मिलता रहेगा। और सभी ने यहाँ पर कहा कि ओम जी के समर्पण, अनुशासन, हिंदी प्रेम और प्रचार प्रसार के हम सब उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। और उन्होंने जो प्रण उठाया है उसको वो तन मन धन से पूरा कर रहे हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि वो हम लोगों को ये सुअवसर दे रहे हैं कि उस यज्ञ में कुछ समिधा हम लोग भी डाल पाए। और हम इस प्रण के साथ कि हम हिंदी की उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषियों को एक सूत्र में बांधेंगे और हिंदी को प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। जय हिंदी, जय लघु कथा। आप सबका बहुत बहुत आभार।